आज हम नया अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आखिरी 3 टॉपिक्स में से एक है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस टॉपिक इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन। काइंडली मेरे साथ साथ आप लोग भी नोट डाउन कीजिएगा ताकि लिखने वाला एलिमेंट जो है वो साथ साथ आता रहेगा। द नेम ऑफ टॉपिक इज बैंक रिकंसिलिएशन। देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट रिकंसिलिएशन तो इसका मतलब है मैंने दो चीजों को इक्वलाइज करना है, इक्वल करना है। ठीक है। अब बैंक रिकंसिलिएशन की अगर बात करें तो यहाँ पे दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। एक है जी बैंक और एक पार्टी है जिसको हम नाम देते हैं बिजनेस, यानी हम लोग खुद। बिजनेस के पैसे, हमारे पैसे हमारे लिए क्या है? हमारे पैसे हमारे लिए क्या होता है जी? एसेट। सेम अमाउंट जब मैं बैंक के पास रखवाता हूं तो बैंक वालों के लिए वो क्या है? लायबिलिटी। बिजनेस अपने पैसों का रिकॉर्ड रखता है कैश बुक में। बिजनेस अपने पैसों का रिकॉर्ड कहां पे रख रहा है? लेकिन बैंक हमारे पैसों का रिकॉर्ड कहां पे रखेगा? कहां रखेगा? बैंक स्टेटमेंट में। ऐसे ही है। अब मेरे पैसे मेरा तो एसेट है, बैंक की लायबिलिटी है। मैं अपने पैसों का रिकॉर्ड रखूंगा कैश बुक में, बैंक वो कहां रखेगा? बैंक स्टेटमेंट में। अगर कोई पूछे कि बैंक का और बिजनेस का रिलेशन क्या होता है तो बैंक और बिजनेस का रिलेशन क्या होता है? इट इज अ रिसीवेबल पेएबल रिलेशनशिप। ऐसे ही है ना। बैंकिंग वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि बैंक का और बिजनेस का जो रिलेशन है दैट इज रिसीवेबल एंड पेएबल। ऑब्वियसली मेरे पैसे बैंक के पास पड़े हैं तो मैंने पैसे रिसीव करने हैं बैंक से, तो बैंक मेरे लिए क्या है? रिसीवेबल है। और मैं बैंक के लिए क्या हूं? पेएबल, क्योंकि उन्होंने मुझे पैसे पे करने हैं। राइट। अब जितने पैसे मेरे हिसाब से बैंक में पड़े हुए हैं, क्या बैंक में उतने पैसे होने चाहिए या डिफरेंट होने चाहिए? उतने ही होने चाहिए ना। अगर मेरे हिसाब से मेरी कैश बुक के लिहाज से बैंक में 50,000 रुपए पड़े हुए हैं तो बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली भी कितने होने चाहिए? यानी एक बात आपने जो याद रखनी है यहाँ पे वो क्या है कि करेक्ट बैलेंस should always be the same। कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट का जो करेक्ट बैलेंस है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं होना चाहिए। सानिया, बात समझ आ रही है? लेकिन इन दोनों के बैलेंसेस में डिफरेंस आ जाता है। अब वो डिफरेंस की रीजंस क्या क्या है? अगर रीजंस पे बात करें, रीजंस फॉर डिफरेंस, तो कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में फर्क क्या होगा? पहली जो रीजन है उस रीजन को हम नाम देते हैं बैंक चार्जेस का। पहली चीज को नाम क्या दे रहे हैं? क्या नाम दे रहे हैं? बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस क्या होते हैं? बैंक जो हमें फैसिलिटीज दे रहा है उन फैसिलिटीज के बदले बैंक एक अमाउंट हमारे अकाउंट में से काट लेते हैं, उनको क्या नाम देते हैं? बैंक चार्जेस का। बैंक चार्जेस बैंक कहां से काटेगा? अकाउंट से। मुझे कब पता चलेगा चार्जेस कट गए? जब क्या मिलेगी? मुझे कब पता चलेगा कि चार्जेस कट गए? जब मुझे क्या मिलेगी? बैंक स्टेटमेंट। और मैं कहां पे एडजस्ट कर लूंगा? कैश बुक। क्योंकि देखो, कैश बुक किसने बनानी है? बिजनेस ने। और बैंक स्टेटमेंट किसने बनानी है? अब बैंक वालों ने चार्जेस कहां से काटे हैं? बैंक स्टेटमेंट में से। मैंने कहां पे उसको एडजस्ट करना है? ऐड करना है कि माइनस करना है? इसको मैंने कैश बुक में माइनस कर लेना है। क्लियर? बैंक चार्जेस सबको क्लियर है? बैंक चार्जेस के बाद अगली चीज हमारे पास यहाँ पे आती है जिसको नाम दिया जाता है स्टैंडिंग ऑर्डर। याद है कुछ? स्टैंडिंग ऑर्डर क्या था? क्या था? फिक्स अमाउंट थी, वेरिएबल अमाउंट थी? बैंक को मैंने इंस्ट्रक्शन दी है फिक्स टाइम के बाद एक फिक्स अमाउंट किसी फिक्स पार्टी को ट्रांसफर करते हैं, वो क्या थे? स्टैंडिंग ऑर्डर। अब बैंक स्टैंडिंग ऑर्डर के थ्रू मैंने उनको बैंक को परमिशन दी है तो बैंक पैसे दे देगा। कहां से देगा?
अकाउंट से। मुझे कब पता चलेगा कि पैसे चले गए? जब क्या मिलेगी? बैंक स्टेटमेंट। और मैं कहाँ पे एडजस्ट करूंगा? अब पैसे आए या गए? तो उसका मतलब है इसको भी मैंने कैश बुक में से क्या करना है? माइनस करना है। ठीक है तानिया। नंबर 3 हमारे पास आते हैं जी डायरेक्ट डेबिट। फिर क्या आ रहे हैं हमारे पास? डायरेक्ट डेबिट। डायरेक्ट डेबिट क्या होता है? स्टैंडिंग ऑर्डर का कजन था ये, ऐसी है ना? स्टैंडिंग ऑर्डर में क्या था? अमाउंट फिक्स थी, इसमें अमाउंट क्या है? मैंने बैंक को इंस्ट्रक्शन दी कि पैसे दे दो, बैंक पैसे दे देगा। मुझे कब पता चलेगा? जब स्टेटमेंट मिलेगी। और मैं कहाँ पे एडजस्ट कर लूंगा? अब इसमें पैसे जा रहे हैं तो क्या करूंगा? अच्छा, इसका उल्टा भी होता है, डायरेक्ट क्रेडिट भी होता है। डायरेक्ट डेबिट में क्या हुआ? मेरे अकाउंट में से पैसे गए हैं। डायरेक्ट क्रेडिट में मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। डायरेक्ट क्रेडिट का मतलब मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। ठीक है, अगर किसी कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे अकाउंट में पैसे भेज दिए तो मुझे कब पता चलेगा कि पैसे हैं? जब क्या मिलेगी? बैंक स्टेटमेंट। तो मैं कहाँ एडजस्ट करूंगा? कैश बुक में। लेकिन इस दफा मैं क्या करूंगा? उसको ऐड। चौथे नंबर पे हमारे पास यहाँ पे आते हैं डिसऑनर्ड चेक्स। कभी जिंदगी में नाम सुना डिसऑनर्ड चेक का? क्या होते हैं? डिसऑनर्ड चेक रिसीव्ड की पहले बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बंदे से पैसे लेने हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमजा, मैंने एक बंदे से पैसे लेने हैं। उसने मुझे चेक दे दिया। उसने कैश की जगह मुझे क्या दे दिया? अब मुझे जब चेक मिला मैं कहाँ रिकॉर्ड करूंगा? कैश बुक में, बैंक स्टेटमेंट में? मैंने रिकॉर्ड करना है, किधर रिकॉर्ड करूंगा? कैश बुक में। क्या करूंगा? ऐड या माइनस? ऐड। कि मेरे हिसाब से पैसे आ गए। मैंने बैंक में चेक जमा कराया। चेक क्लियर होने में कितना टाइम लगता है? 3 दिन। 3 वर्किंग डेज लगते हैं ना नॉर्मली। हाँ जी। नहीं, किताब में भी बैंकिंग वाले चैप्टर में ये लिखा हुआ है कि नॉर्मली इट विल टेक 3 वर्किंग डेज। कभी पहले भी हो जाता है, कभी ज्यादा भी लग जाता है। 3 दिन जब क्लियरिंग में पड़ा था चेक, तो क्लियरिंग में रहने के बाद मुझे पता चला कि जिस बंदे ने मुझे चेक दिया था उसके अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है। तो क्या बैंक मुझे पैसे देगा? वो चेक क्या हो गया? सेस फाइनल हो गया। आम अल्फाज में उसको कहते हैं चेक बाउंस हो गया। सुना है ना? उन्हें चेक इतना बाउंस हो गया, उनके करीब केस करिए। राइट। तो अगेन अब मुझे चेक के थ्रू पैसे नहीं मिले, लेकिन मैं तो उस चेक को कैश बुक में क्या कर लिया हुआ था? ऐड कर लिया हुआ था। अब क्या करूंगा? माइनस करूंगा। माइनस करूंगा, वो चेक मैं कस्टमर के मुंह पे मारूंगा और उसको कहूंगा भाई इससे पैसे नहीं मिले, दूसरा चेक दो, ये कैश दो। ऐसी है ना? अब बेशक वो बंदा 10 दिन बाद आए, हम पैसे छोड़ेंगे? हमजा डिसऑनर्ड चेक क्लियर है? इसके बाद अगली चीज आती है डिसऑनर्ड चेक की। डिसऑनर्ड चेक इशूड। ये वो चेक है जो मैंने इशू किया। मैंने किसी के पैसे देने हैं। अब मैंने उसको चेक दे दिया, जैसे ही मैं चेक दूंगा फौरन मैं कहां से माइनस करूंगा? कैश बुक से। उस बंदे के पास चेक रहा, 3 दिन क्लियरिंग में उसने जमा करवाया और पता चला वो चेक डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होने की वजह से रीजन क्या क्या होती हैं? एक रीजन तो उसके अकाउंट में पैसे ना ठीक हो, दूसरा सिग्नेचर में कोई मसला आ जाए, अमाउंट एंड वर्ड्स एंड नंबर्स आपस में क्या हो जाए? डिफरेंट हो जाए, या चेक की डेट इनवैलिड हो जाए। चेक की वैसे जो डेट लिखी होती है कितने अर्से तक वैलिड होती है? दैट वैलिड फॉर 6 मंथ्स। राइट। तो मैंने किसी को चेक जब दिया और वो डिसऑनर हो गया, तो क्या अब उस चेक की वजह से मेरे अकाउंट में से पैसे जाएंगे? लेकिन मैं तो उसको कैश बुक से माइनस कर चुका हूं, तो वापस क्या करूंगा? इसको ऐड कर लूंगा मैं कैश बुक। नंबर 6 पे हमारे पास आता है बैंक इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा बिजनेस का जो सेविंग अकाउंट है और उसमें कुछ अर्सा पैसे पड़े रहे, तो बैंक मुझे उस पर क्या देगा? इंटरेस्ट। मुझे कब पता चलेगा कि इंटरेस्ट आया है? जब बैंक स्टेटमेंट मिलेगी। और मैं कहाँ एडजस्ट करूंगा? क्या करूंगा? ऐड या माइनस? क्योंकि इस दफा पैसे आए। नंबर 7 जो रीजन है कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट जिसकी वजह से डिफरेंस होती है, उसको डिफरेंस रीजन को हम लोग नाम देते हैं जी अनप्रेजेंटेड। अनप्रेजेंटेड या आउटस्टैंडिंग चेक्स।
क्या नाम दे रहे हैं, अनप्रेजेंटेड या आउटस्टैंडिंग चेक्स। ये कौन सा चेक है, ये वो चेक है जो मैंने अपने सप्लायर को दिया। मैं चेक किसको दूंगा, सप्लायर को ना। मैंने सप्लायर को चेक दिया, जैसे चेक दिया मैंने कहां से माइनस किया, कैश बुक से। मैंने सप्लायर को चेक दिया है 29 तारीख को। कब चेक दिया, स्टेटमेंट मुझे 30 तारीख पे मिल गई है, क्या उसमें से वो चेक माइनस हुआ है? क्यों, क्लियरिंग में 3 दिन लगेंगे। तो इसका मतलब है अब वो जो मुझे सप्लायर को मैंने चेक दे दिया है, अमाउंट भी ठीक थी, सिग्नेचर भी ठीक थे, अकाउंट में पैसे भी हैं, मतलब मुझे कंफर्म पता है कि मेरे अकाउंट में से पैसे जाएंगे। सप्लायर पैसे अपने छोड़ेगा तो नहीं ना, ठीक है। सप्लायर फौरी तौर पे वो चेक बैंक में जमा कराएगा, मुझे पता है चले जाने हैं पैसे, उसने शायद जमा भी कराया हुआ है। लेकिन क्या मुझे जो 30 तारीख पे बैंक स्टेटमेंट मिली होगी उसमें से माइनस हुआ वो, तो रिकनसाइल करने के लिए मैं इसको बैंक स्टेटमेंट में से क्या कर लूंगा, माइनस कर। देखो बैंक स्टेटमेंट बनाना किसका काम है, मैंने बैंक स्टेटमेंट नहीं बनानी, मुझे बैंक स्टेटमेंट बैंक देगा ना, मैं उसमें से माइनस करके देख लूंगा कि अच्छा ये वो वाला चेक माइनस करके देखते हैं इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर इक्वल हो रहा है तो उसका मतलब है मुझे पता चल जाएगा अच्छा यही रीजन है जिसकी वजह से दोनों में डिफरेंस आ रहा है। एग्रीड। नंबर 8, जो आखिरी रीजन है हमारे पास जिसकी वजह से कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट आपस में इक्वल नहीं आती, उसको हम लोग नाम देते हैं जी अनक्रेडिटेड या अनडिपॉजिटेड चेक या लॉजमेंट। अगर अनक्लेयर्ड कहेगा चेक तो ये वो चेक है जो मुझे कस्टमर ने दिए। सिचुएशन को रिवर्स कर लेते हैं, अनप्रेजेंटेड वाली चेक को, अनप्रेजेंटेड वाली चेक वाली सिचुएशन को रिवर्स कर लेते हैं। अब कस्टमर ने मुझे चेक दिया 29 तारीख को, चेक मिलते साथ ही मैंने कहा रिकॉर्ड किया, कैश बुक में। बट साहब कहाँ रिकॉर्ड कर लिया, कैश बुक में। लेकिन सेम डे पे अगर मैंने चेक जमा भी करा दिया बैंक में तो क्या 30 तारीख तक मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे, लेकिन पता तो है ना कि आ जाएंगे। तो रिकनसाइल करने के लिए फिर मैं क्या करूंगा, बैंक स्टेटमेंट में इसको क्या कर लूंगा, ऐड कर। अब इसमें अक्सर वो सवाल जहन में आता है सर लेकिन अगर ये बाद में वो डिसऑनर हो गया तो क्या होगा, माइनस करना है, कौन सा इतना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। सो बेसिकली ये 8 रीजन हैं जिनकी वजह से, मेनली ये 8 रीजन हैं जिनकी वजह से कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आपस में सेम नहीं है। मुझे कस्टमर ने चेक दिया 29 तारीख को, मैंने 29 को बैंक में जमा कराया, 30 तारीख तक मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे। अब क्या हुआ, कैश बुक में ऐड कर चुका हूं लेकिन बैंक स्टेटमेंट में उसको ऐड नहीं किया। तो रिकनसाइल करने के लिए मैं बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में क्या कर लूंगा, ऐड करके देख लूंगा कि इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा। आर वी क्लियर। एक चीज वापस डिस्कस करते हैं, कैश बुक किसने बनानी है, हमने खुद बनानी है ना, बिजनेस ने। और बिजनेस के लिए बिजनेस का पैसा क्या होता है, एसेट। तो इसका मतलब है कैश बुक फिर कौन सा अकाउंट बनेगा, एसेट का। और अगर एसेट का अकाउंट है तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे आएगा, डेबिट पे। बैंक स्टेटमेंट किसने बनानी है, बैंक मेरे हिसाब से स्टेटमेंट बनाएगा या अपने हिसाब से बनाएगा, अपने हिसाब से बनाएगा। और मेरे पैसे बैंक के लिए क्या थी, तो इसका मतलब बैंक स्टेटमेंट एक लाइबिलिटी का अकाउंट बनेगा और लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे आता है। ये सारी रीजंस लिख लिए, इनमें कोई मसला, सारी क्लियर है हमजा। अब जरा अकाउंट्स बना लेते हैं। खूबसूरत से हम 1-2 अकाउंट्स बनाएंगे। पहला अकाउंट बना रहा हूं जिसको नाम दिया जाएगा कैश बुक का। और हमने कहा कि कैश बुक कौन सा अकाउंट है, कैश बुक कौन सा अकाउंट है, एसेट का। कैश बुक किसका अकाउंट है, तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे आएगा, डेबिट पे। ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे आएगा, लेकिन अगर कभी मैंने बैंक से पैसे ज्यादा निकाले हैं उसको क्या नाम दे रहे थे, ओवरड्राफ्ट, याद है। तो अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है वो फिर मेरी क्या होगी, शाबाश। तो अगर लाइबिलिटी होगी तो ओपनिंग कहाँ पे आ जाएगा, क्रेडिट पे। ओपनिंग अगर ओवरड्राफ्ट है तो इट विल बी ऑन द, ओवरड्राफ्ट को ओवरड्रॉन भी कहते हैं।
अच्छा, अब जो चीजें बैंक स्टेटमेंट में सॉरी कैश बुक में ऐड होनी है वो डेबिट पे आ जाएंगी क्योंकि एसेट का अकाउंट है, और जो माइनस होनी है वो कहाँ आ जाएंगी, क्रेडिट पे। क्या क्या माइनस होने, सबसे पहले क्या था, सबसे पहले क्या थे हमारे पास, बैंक चार्जेस, फिर क्या है, स्टैंडिंग ऑर्डर, फिर क्या था, डायरेक्ट डेबिट, फिर क्या है, दिस ऑनर्ड चेक, डीएच से लिख रहा हूँ, रिसीव, और जो ऐड होना है वो डेबिट पे आ जाएगा। क्या क्या ऐड होना है, दिस ऑनर्ड चेक इशूड, और बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड। एग्रीड। क्लोजिंग बैलेंस नॉर्मली तो आता है हमारे पास क्रेडिट साइड पे, लेकिन अगर ओवरड्राफ्ट होगा तो फिर तो लाइबिलिटी है ना, उस केस में कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड पे। क्लियर, रयान। हाँ जी, नहीं वो तो नहीं आएंगे, वो कहाँ पे जा रहे थे, आउटस्टैंडिंग चेक कहाँ पे जा रहे थे मेरे भाई, बैंक स्टेटमेंट, बैंक ये जो चीज बैंक स्टेटमेंट जाएंगे। इसी तरह दूसरा अकाउंट यहाँ पे बनाऊंगा बैंक स्टेटमेंट का, जहां पे कैश बुक बनाओगे उसके बिल्कुल नीचे बनाना है। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट किसने बनानी है, पक्की बात है, और बैंक अपने हिसाब से बनाएगा ना। बैंक स्टेटमेंट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो कहाँ पे आएगा, और अगर ओवरड्राफ्ट है तो फिर बैंक वालों का एसेट है वो डेबिट पे आ जाएगा। अच्छा, इसमें अब ये हुआ कि जो चीज ऐड होनी है वो क्रेडिट पे आएगी, जो लेस होनी है वो कहाँ पे आएगी, डेबिट पे। क्या माइनस हो रहा था, अनप्रेजेंटेड चेक माइनस हो रहे थे तो डेबिट पे आ जाएंगे, और दूसरा जो अनक्रेडिटेड चेक्स हैं, अनक्रेडिटेड चेक्स जो हैं वो कहाँ पे आ जाएंगे, क्रेडिट साइड पे। क्लोजिंग बैलेंस नॉर्मली तो इसका आता है डेबिट साइड पे क्योंकि लाइबिलिटी है ना, लेकिन अगर ओवरड्राफ्ट था तो उस केस में तो एसेट है, उस केस में इसका क्लोजिंग फिर कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड पे। ये क्लियर है सबको, जल्दी से यहाँ तक अकाउंट्स नोट करें। हाँ जी, जो लोग ऑनलाइन है मुझे बता दें, आप लोगों को भी क्लियर है यहाँ तक। यस सर। हो गया नोट, तानिया, डन। चलिए जी, आगे चलते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन में क्या पूछेगा, एग्जाम क्वेश्चन में देखो, एक चीज तो वो ये पूछेगा कि क्या चीज है जो कैश बुक में जाएगी, क्या चीज है जो बैंक स्टेटमेंट में जाएगी, ये बता सकते हो, ये बता सकते हो कि नहीं, शहीद बता सकते हैं। दूसरा सवाल जो आपसे कैलकुलेशन से रिलेटेड पूछा जा सकता है, वो पूछा जाएगा आपसे, व्हाट इज द करेक्ट फाइनल या क्लोजिंग बैलेंस।
क्या क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द करेक्ट फाइनल या क्लोजिंग बैलेंस, तो एक ही बात है। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस पूछेगा और होगा क्या, कुछ इन्फॉर्मेशन देगा कैश बुक के बारे में, कुछ इन्फॉर्मेशन देगा बैंक स्टेटमेंट के बारे में। क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है पूछा उसने कैश बुक का। अब हमने स्टार्ट में एक बात की थी कि क्लोजिंग बैलेंस कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट दोनों का क्या होना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस क्या करेक्ट बैलेंस शुड ऑलवेज बी द, जोर यही बात की है ना ऊपर हमने, यहाँ पे हमने क्या कहा है, करेक्ट बैलेंस शुड ऑलवेज बी द सेम। तो अब करेक्ट बैलेंस पूछ रहा है, इन्फॉर्मेशन उसने करेक्ट बैलेंस फॉर एग्जांपल कैश बुक का पूछा हुआ, इन्फॉर्मेशन कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट दोनों की गिवन है। अब मैं कौन सा अकाउंट बनाऊंगा, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। पहली बात है कोई भी अकाउंट बनाएंगे बैलेंस दोनों का क्या होना चाहिए, एक का निकाल लो जो उसका सही आ रहा है, दूसरे का भी सही वही होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि अकाउंट वो बनाया जाएगा जिसका ओपनिंग बैलेंस गिवन है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ओपनिंग बैलेंस गिवन होगा तभी तो क्लोजिंग बैलेंस निकाल सकोगे ना। तो अगर उसने क्लोजिंग करेक्ट या फाइनल बैलेंस पूछा हुआ है तो दोनों की इन्फॉर्मेशन गिवन है, हम कहते हैं जी प्रिपेयर द अकाउंट, प्रिपेयर द अकाउंट whose opening balance is given, prepare the account whose, prepare the account whose ओपनिंग बैलेंस इज गिवन, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस गिवन होगा तभी क्लोजिंग निकल सकेगा। एग्रीड, और जो क्लोजिंग एक का निकलेगा दूसरे का भी होना चाहिए। हाँ, सिर्फ एक चीज का फर्क आ सकता है, अगर कैश बुक का क्लोजिंग डेबिट है तो बैंक स्टेटमेंट का क्लोजिंग क्या होना चाहिए, क्रेडिट। क्लोजिंग क्रेडिट का मतलब है किस साइड पे आया होगा, डेबिट पे। तो अगर इसका क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आ रहा है कैश बुक का, तो ये डेबिट क्रेडिट बैलेंस हुआ। लेकिन अगर इसका क्रेडिट बैलेंस है तो बैंक स्टेटमेंट का क्या होना चाहिए फिर, डेबिट, क्योंकि एक का एसेट और दूसरे की लाइबिलिटी। क्या दोनों का एसेट हो सकता है, मैं कह रहा हूँ जी मैंने भी बैंक से लेने, बैंक वाले कह रहे हैं मैंने भी लेने, ऐसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना, क्या हो सकता है। अब देखो मुझे पता है मैंने एक बंदे से पैसे लेने हैं, तो मेरे लिए वो बंदा रिसीवेबल है, उसके लिए मैं क्या हूँ, पेएबल। मैं कह रहा हूँ मैंने उससे रिसीव करना है 500, तो उसने कितना पे करना है। ओके, दूसरी जो कैलकुलेशन से रिलेटेड चीज पूछी जा सकती है वो आपको कहेगा व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस, व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस कैश बुक का या बैंक स्टेटमेंट का। अब जब ओपनिंग बैलेंस निकालने के लिए कहेगा तो स्ट्रेटजी थोड़ी सी डिफरेंस है। क्या करना है पहले लिख लो, प्रिपेयर बोथ अकाउंट्स, प्रिपेयर बोथ अकाउंट्स adjust all items and close the accounts together. Prepare both accounts, adjust all items and close the accounts together. जब ओपनिंग बैलेंस फाइंड आउट करें तो हम करेंगे क्या, इसी तरह दो अकाउंट्स बनाएंगे, ऊपर कैश बुक और नीचे बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, जो चीजें एडजस्टमेंट के लिए दी हुई है वो जहां जहां लिखनी है वहां आप लिख दोगे, और उसके बाद इन दो अकाउंट्स को दो नहीं बल्कि एक अकाउंट समझ के क्लोज करना है। ठीक है, एक ही पेज पे बनाना है, ऊपर कैश बुक और नीचे बैंक स्टेटमेंट, अलग अलग पेजेस पे नहीं बनाना, सेम पेज पे बनाना, ये जरूरी है। ठीक है, अब ये एक्चुअली तो कितने अकाउंट्स हैं, लेकिन मैंने कहना है ये दो नहीं है, ये क्या है, ये एक अकाउंट, और मैं इसको इकट्ठा क्लोज करूंगा। मैं क्या करूंगा इसको, मतलब यहां से लेकर यहां तक ये पूरी क्या है हमारे पास डेबिट साइड, और यहां से लेकर यहां तक पूरी क्या है, मैं अकाउंट्स का टोटल करूंगा, और जहां पे डिफरेंस निकलेगा, नॉर्मली पहले जो डिफरेंस था उसको मैं नाम देता था कौन सा बैलेंस, पहले डिफरेंस निकलता था उसको हम नाम देते थे क्लोजिंग बैलेंस का, याद है। इस दफा उस डिफरेंस को क्या नाम देंगे, ओपनिंग बैलेंस, यानी जो डिफरेंस निकलेगा वही जो रिक्वायर्ड चीज है वो आ गई। क्लियर है, अन्य कुछ समझ आ रही बात की। अब मुझे क्वेश्चन में पता कैसे चलेगा कि वो ओपनिंग बैलेंस कह रहे हैं क्लोजिंग बैलेंस कह रहे हैं, तो पढ़ के पता चलेगा रिक्वायरमेंट को। अगर तो रिक्वायरमेंट में वो खुद से कह रहे हैं व्हाट इज द क्लोजिंग फाइनल या करेक्ट बैलेंस,
मुझे पता है कि क्लोजिंग बैलेंस है, और जब क्लोजिंग बैलेंस मांगा हुआ तो अकाउंट कौन सा बनाएंगे जिसका क्या गिवन है, ओपनिंग। ठीक है, लेकिन अगर वो सिर्फ रिक्वायरमेंट में कहते हैं कि व्हाट इज द बैलेंस ऑन द कैश बुक या बैंक स्टेटमेंट, सिर्फ रिक्वायरमेंट है व्हाट इज द बैलेंस ऑन द कैश बुक या बैंक स्टेटमेंट, तो इसका मतलब है बैलेंस कौन सा वाला पूछ रहे हैं, ओपनिंग। या फिर वो कहेगा व्हाट इज द बैलेंस प्रायर टू द एडजस्टमेंट ऑफ एरर्स, एरर्स की करेक्शन से पहले कौन सा बैलेंस होगा, ओपनिंग या क्लोजिंग, ओपनिंग। या व्हाट इज द अनएडजस्टेड बैलेंस, एग्रीड, कुछ बात समझ आ रही है। सो ये जी हमारा टॉपिक है बैंक रिकंसिलिएशन का। आपने सिर्फ अब जो क्वेश्चन है उनको देखना है कि क्लोजिंग बैलेंस निकालना है कि ओपनिंग बैलेंस निकालना है। ठीक, कैप्टन किट पे अगर आ जाए, कैप्टन किट के जो क्वेश्चंस हैं इसके चंद एक सवाल है हमारे पास। आपकी जो कैप्टन एग्जाम किट है उसमें जो क्वेश्चंस आपके पास स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 211 से ऑनवर्ड्स 280 तक, ये 3 टॉपिक्स के हैं। टॉपिक्स क्या क्या लिखे हुए हैं यहाँ पे, कंट्रोल अकाउंट, बैंक रिकंसिलिएशन एंड द इनिशियल ट्रायल बैलेंस। अब 3 टॉपिक्स से मिक्स है, हमने फिलहाल अभी कौन से वाले करने हैं, बैंक रिकंसिलिएशन वाले। ठीक है, अभी हमने कौन से करने हैं, बैंक रिकंसिलिएशन। अब वो हैं कौन से, मैं क्वेश्चन नंबर आपको बता देता हूँ, वो आप आज गलत या सही घर से सॉल्व करके लाओगे, कल हम उनको डिस्कस करेंगे और फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर काइंडली नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 215 से लेकर क्वेश्चन नंबर 232, क्वेश्चन नंबर 215 से 232 कितने सवाल बनते हैं, 18। 215 इटसेल्फ भी तो है, ठीक है, 18 सवाल ये हैं। ठीक है, और दैट्स इट। ये 18 सवाल गलत या सही, जिंदा या मुर्दा, कल तक सॉल्व होंगे। ना करने की सूरत में क्या होगा, यू गाइस नो वेरी वेल। ठीक है, दुगना लगा देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा वैसे उस मूवी में दुगना नहीं था, 3 गुना था, तो फिर 3 गुना ही रखते हैं। डन हो गया। सो सी यू ऑल टुमारो। आपने सबसे पहले जो काम करना है वो क्या है, इस चैप्टर को एक दफा रिवाइज कर लेना। ठीक है, किताब में से इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बैंक रिकंसिलिएशन वाला चैप्टर वही चैप्टर है जो आपने किताब से नहीं पढ़ना, क्योंकि हमने जो तरीका सॉल्व करने के लिए यूज करना है वो किताब से थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे हमने एंड में कहा ना कि 2 अकाउंट्स को इकट्ठा क्लोज करना है, किताब वाला ऐसा नहीं कराता, उसका तरीका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। लेट्स इग्नोर दैट, हमने चैप्टर ही नहीं पढ़ना। ठीक है, हमने क्या करना है, रिवाइज करना है पहले इसको, और ये जो 18 सवाल हैं गलत या सही सॉल्व करके लेके आने। कल पहले इनके मस्टर डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद एक टॉपिक करेंगे। डन। सो सी यू ऑल टुमारो, ख्याल रखें, खुदा हाफिज़। और क्लास का टाइम तो अब सबको पता ही है ना। जो लोग आज नहीं आए, जैसे रेयान आसिम नहीं आया हुआ, इबरार नहीं आया हुआ, कल मैं लिंक प्रोवाइड नहीं करूंगा और क्लास में आप लोग फाइन्स के साथ मौजूद होंगे।